सोचिए, अगर आपको ज़बरदस्ती किसी ऐसे इंसान से शादी करनी पड़े जो आपके लिए अजनबी हो, डरावना हो और जिससे आप नफ़रत करने लगें, लेकिन वही इंसान एक दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी डर से शुरू हुई, जुल्म से गुजरी और प्यार तक पहुंची। एक गलती, एक रात और एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ शादी की कहानी नहीं है, ये डर से निकलकर जिंदगी चुनने की कहानी है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर तक आते आते आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। गोपाल, जरा मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आना, मुझे अभी बाहर जाना है। ड्राइंग रूम में खड़े हुए आरव मल्होत्रा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, लेकिन सामने खड़ा नौकर वहीं का वहीं जड़ बना खड़ा रहा। आरव ने फिर से आवाज लगाई, अरे सुन रहे हो या नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। गोपाल की आंखें डर से भरी हुई थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। आरव को ये बात अजीब लगी। इस हवेली में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई नौकर उसके आदेश को न माने। यहाँ तो हर काम पलक झपकते हो जाता था। आरव ने उंगलियां चटकाईं। अरे कहाँ खो गए हो, होश में आओ। तभी गोपाल की नज़र चोरी छिपे कमरे के एक कोने की तरफ गई। जैसे ही आरव की नज़र उस पर पड़ी, अनन्या ने तुरंत आंखें झुका ली, चेहरे पर मासूमियत ओढ़ ली, होंठ बाहर निकालकर उंगलियां मरोड़ने लगी। इस वक्त वो सच में किसी गुड़िया जैसी लग रही थी, इतनी मासूम कि कोई जोर से बोले तो वो टूट जाएगी। लेकिन आरव जानता था, ऊपर से मासूम दिखने वाली ये लड़की अंदर से कितनी शैतान है। अब क्या किया तुम दोनों ने? आरव ने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा। गोपाल की हालत खराब हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। आरव की गाड़ी, उसकी सबसे कीमती चीज़ों में से एक। 2 दिन पहले ही उसने मुंबई से नई गाड़ी खरीदी थी, पूरे 5 करोड़ रुपए दिए थे, और गाड़ी को हाथ लगाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, अनन्या को तो बिल्कुल नहीं। बोलो, आरव की आवाज़ सख्त हो गई, या फिर मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मालिक, हमें माफ़ कर दीजिए। क्या हुआ है, साफ साफ बोलो। छोटी मालकिन ने गाड़ी कहीं ठोक दी है। आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या बकवास कर रहे हो, वो गाड़ी बिल्कुल नई थी। और किसने इजाज़त दी उसे गाड़ी चलाने की? गुस्से में उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। उसे ड्राइविंग भी ठीक से नहीं आती, और तुम लोग। उसका सिर चकराने लगा। जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। डर के मारे गोपाल भागता हुआ चला गया। आरव वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, कहीं अनन्या को चोट तो नहीं लगी? गाड़ी की हालत अगर इतनी खराब है तो लड़की को भी कुछ हुआ होगा। वो तुरंत उठकर हवेली की तरफ वापस लौटा। कमरे में दाखिल होते ही जो दृश्य उसने देखा, उससे उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। अनन्या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान, होंठ हिल रहे थे, शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। नाखूनों पर बड़े ध्यान से नेल पॉलिश लगा रही थी। आरव वहीं दरवाजे पर रुक गया, कुछ पल बस उसे देखता रहा। 17 साल की उम्र, नई जवानी, खूबसूरती अपने पूरे रंग में। छोटी नाक, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, वो सादगी में भी अलग ही चमक रखती थी। दुपट्टा कंधे से खिसक गया था और वो बेफिक्र होकर झुकी हुई थी। एक पल के लिए आरव की नज़र अटक गई, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला। नहीं, ये सही नहीं है। भले ही वो उसकी पत्नी थी, लेकिन अभी बहुत छोटी थी। अगर उसने कोई गलती कर दी तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अनन्या, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन वो इतनी मग्न थी कि सुन ही नहीं पाई। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो ऐसी ही थी, लापरवाह, बेफिक्र। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन इन 2 सालों में आरव ने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था, और यही बात अनन्या को चुभती थी। तुम ठीक तो हो? वो तेजी से उसके पास आया। कंधे पर हाथ रखते ही अनन्या सिहर गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, गाल शर्म से लाल हो गए। मैं ठीक हूँ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव ने उसे खड़ा किया और ध्यान से देखने लगा, कहीं चोट तो नहीं लगी? उसके हाथ बाजुओं पर, फिर कमर तक आ गए। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं, हर स्पर्श दिल में हलचल मचा रहा था। चोट? और जगह लगी है। आरव घबरा गया। कहाँ? यहाँ। उसने दिल पर उंगली रख दी। आरव समझ गया, वो तुरंत पीछे हट गया। तुम पागल हो? हाँ, आपके प्यार में पागल हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो साफ कह दीजिए। आरव ने उसके आंसू पोंछे।
तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुम पसंद हो। तो फिर दूर क्यों रहते हैं? आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूं। वो तनकर खड़ी हो गई। आरव की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने नजरें फेर लीं। थोड़ा इंतजार करो, उसने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। अनन्या का दिल भर आया। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये प्यार है या सजा। वो दिन यहीं खत्म नहीं हुआ था। आरव कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया। ऑफिस पहुंचने के बाद भी फाइलों में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार उसके दिमाग में अनन्या का डरा हुआ, फिर गुस्से भरा और फिर वो मासूम सा चेहरा घूम जाता। अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर हवेली का नंबर था। क्या हुआ अब? आरव ने चिड़चिड़े स्वर में कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, साहब, छोटी मालकिन घर में नहीं है। आरव का खून जैसे जम गया। क्या मतलब है नहीं है? कहाँ गई है? पता नहीं साहब, कमरे में नहीं है, बगीचे में नहीं है, किचन में नहीं है। आरव की आवाज़ गुस्से से कांपने लगी। मैंने तुम्हें साफ कहा था उस पर नज़र रखने को। साहब, वो अचानक कहीं चली गई। अगर उसे कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हारी नौकरी यहीं खत्म। फ़ोन काटते ही आरव ने कुर्सी से उठकर गहरी सांस ली। हे भगवान, ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं। उसने तुरंत अनन्या का मोबाइल ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन लोकेशन घर की ही दिखा रही थी। मतलब फ़ोन घर पर छोड़कर गई थी। आज मौसम भी खराब था, तेज़ हवा, आसमान में काले बादल, और ये लड़की बिना फ़ोन, बिना बताए बाहर निकल गई। एक गाड़ी पहले ही खराब कर चुकी है, आरव बड़बड़ाया। अब दूसरी की बारी है क्या? उसने उसके सभी दोस्तों को फ़ोन किया, कोई कुछ नहीं जानता था। 3 घंटे बीत गए। तभी एक पुराने चौकीदार ने बताया, साहब, मैंने छोटी मालकिन को हाईवे की तरफ जाते देखा था। आरव ने बिना देर किए गाड़ी स्टार्ट की। लगभग आधे घंटे बाद एक छोटे से चाय के ढाबे के पास उसकी गाड़ी रुकी। वहीं अनन्या आराम से कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। लेकिन जो आरव ने देखा, उससे उसका खून खौल उठा। पास वाली टेबल पर कुछ आवारा लड़के बैठे थे। उनकी नज़रें अनन्या पर अटकी हुई थीं। हंसी मजाक, फुसफुसाहट। आरव बिना सोचे सीधे उन पर टूट पड़ा। एक लड़के का कॉलर पकड़ा और जोरदार मुक्का मार दिया। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। दूसरा उठा, अरे क्या कर रहे हो? लेकिन आरव का गुस्सा आज किसी के बस में नहीं था। कुछ ही मिनटों में सारे लड़के वहां से भाग चुके थे। अनन्या सन्न रह गई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आरव उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। आरव उसके सामने आकर टेबल पर जोर से हाथ मारा। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? अनन्या डर गई। आपने कहा था कि जब... वो कुछ कहना चाहती थी। जब तुम मेरे घर आई हो तो तुम्हें अपने पुराने तौर तरीके छोड़ने होंगे। मैं तुम्हें इतनी आज़ादी नहीं दे सकता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। अब उठो, उसने दांत पीसते हुए कहा। या खुद चलोगी या मैं खींच कर ले जाऊं। अनन्या बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रास्ते भर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ देर बाद आरव ने गाड़ी रोक दी। यहाँ उतर जाओ। अनन्या चौंक गई। क्या? गाड़ी से नीचे उतर जाओ। आरव की आवाज़ सख्त थी। लेकिन यहाँ अंधेरा है। उसका शरीर कांपने लगा। बंगला 15 मिनट की दूरी पर है, पैदल आ जाओगी। अगर रास्ते में कोई जानवर मिल गया तो? उसने बात अधूरी छोड़ दी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं दादी को शिकायत करूंगी। कर देना, आरव बोला। मैं साफ मुकर जाऊंगा। उसने गाड़ी से उतरकर अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे सड़क पर उतार दिया। घुटना जमीन से टकराया। दर्द की एक तेज लहर उठी। आरव का दिल एक पल के लिए कांपा, लेकिन फिर उसने खुद को पत्थर बना लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और जैसे जैसे हेडलाइट्स दूर जाती गईं, अनन्या को लगा वो अकेली रह गई है। डर, अंधेरा, खामोशी। कुछ कदम चलते ही उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। पैर फिसला और वो नीचे जंगल की तरफ लुढ़कती चली गई। उधर आरव सिर्फ 3 मिनट आगे गया था कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ? रात के इस वक्त एक जवान लड़की को सड़क पर छोड़ आना? उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स की, लेकिन जब वापस पहुंचा वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, जंगल से सियारों की आवाजें। अनन्या, वो जोर जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। पहली बार आरव डर गया था। 4 घंटे तक वो पागलों की तरह जंगल में उसे ढूंढता रहा। पुलिस को भी बुला लिया। अचानक एक आवाज आई, साहब, यहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी है। आरव दौड़ता हुआ पहुंचा। वहां अनन्या पड़ी थी, बेहोश, मिट्टी में सनी हुई।
उसका दिल जैसे फिर से धड़कना सीख गया। उसने उसे गोद में उठाया और सीधा अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल की सफ़ेद लाइटें आरव की आंखों में चुभ रही थीं। उसकी गोद में अनन्या बेसुध पड़ी थी, चेहरा पीला, सांसें हल्की हल्की। हर कदम पर आरव का दिल कांप रहा था। डॉक्टर, जल्दी देखिए इसे। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। नर्स स्ट्रेचर लेकर आई और अनन्या को अंदर ले जाया गया। आरव बाहर ही खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर इसे कुछ हो गया, वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गुस्से में उसे सड़क पर उतार दिया था। मैं कितना गलत था। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। घबराने की बात नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। डर और थकान की वजह से बेहोश हुई है। हल्की चोट है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। आरव ने राहत की सांस ली। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी ज्यादा बात मत कीजिए। कमरे में दाखिल होते ही आरव की नज़र सीधे अनन्या पर गई। वो बेड पर लेटी थी, आंखें बंद, हाथ में सुई लगी हुई थी। आरव चुपचाप कुर्सी खींचकर बैठ गया। धीरे से उसका हाथ थाम लिया। माफ कर दो, उसकी आवाज़ भर आ गई। आज मैं खुद से नफरत कर रहा हूँ। उसका सिर अनन्या के हाथ के पास झुक गया। कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद पता नहीं चला। जब अनन्या को होश आया तो उसने सबसे पहले आरव को अपने पास देखा। उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था। आरव का चेहरा थका हुआ लग रहा था, आंखें लाल। अनन्या का दिल अजीब सा भर आया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां हिलाईं। आरव चौंक कर उठा। अनन्या, तुम ठीक हो? अनन्या कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। आरव ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है। वो तुरंत बाहर गया और मंदिर जाकर माथा टेक आया। उसे अब भी लगता था कि अनन्या एक छोटी बच्ची है, लेकिन अनन्या, उसका मन कुछ और ही चाहता था। उसे आरव का हर पल पास होना चाहिए था, उसका स्पर्श, उसकी परवाह। जब आरव वापस आया तो उसने देखा अनन्या की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो समझ गया, लेकिन उसकी हालत देखकर चुप रहा। मैं आपसे नाराज हूं, अनन्या ने मुंह फेर लिया। ठीक है, नाराज रहो, लेकिन दवा खा लो। मुझे जल्दी ठीक नहीं होना, अनन्या ने रूठे स्वर में कहा। ठीक होकर भी आपका हुक्म ही मानना पड़ेगा। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम नासमझ हो, वो धीरे से बोला। सजा वो होती है जो तुम मुझसे चाहती हो। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। मैं 17 साल की हूँ, वो बोली, कोई बच्ची नहीं। आरव हंस पड़ा। अभी बहुत छोटी हो, कम से कम 3 साल और इंतजार करो। अनन्या मुंह भुला बैठी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर उसे हिदायत दी कि तनाव से दूर रहे। तभी एक बात सामने आई। डॉक्टर आरव की बचपन की दोस्त थी। ये जानकर अनन्या और भी चिढ़ गई। डॉक्टर ने हंसते हुए पूछा, आरव, तू तो हमेशा कहता था कि मैच्योर लड़की से शादी करेगा, फिर ये क्या? अनन्या की सांसें थम गई। उसे लगा अब आरव कह देगा कि ये शादी मजबूरी थी, लेकिन आरव ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। प्यार पर किसी का जोर नहीं होता, उसने कहा। मुझे इससे प्यार हो गया। अनन्या की आंखें नमी से भर गई। वो घर लौट आए। आरव ने उसे आराम करने को कहा। सुबह जब अनन्या उठी तो देखा आरव उसके बहुत पास बैठा है। उसका चेहरा उसके चेहरे के पास झुका हुआ। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, आरव ने कहा। अनन्या शर्माकर साइड में हो गई। आरव ने उसे फिर से अपनी ओर मोड़ा। तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें नहीं देखता? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगता था आप मजबूरी में ये शादी निभा रहे हो। कभी मत कहना ऐसा। आरव ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तुम मेरी दुनिया हो। ये सुनकर अनन्या का मन अपने अतीत में चला गया। पापा की मौत, मामा का जुल्म, माँ का चला जाना, वो सब याद आ गया। आरव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब सब ठीक है, वो बोला। अनन्या को पहली बार सुकून महसूस हुआ। अनन्या की आंखें बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में बीते हुए साल फिल्म की तरह चलने लगे। वो वक्त जब उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। पापा की गोद, माँ की डांट, गली में बच्चों के साथ खेलना। स्कूल से आते ही बैग एक तरफ फेंक देती और बाहर भाग जाती। माँ पीछे से आवाज लगाती, अनन्या, अब तुम बड़ी हो रही हो, इतना बाहर मत खेला करो। लेकिन अनन्या एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। वो जिंदगी बहुत छोटी लगती थी, लेकिन बहुत सुकून वाली थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। पापा की अचानक मौत, घर में सन्नाटा, माँ की आंखों में हमेशा के लिए उतर गया डर। पापा के जाते ही मामा ने अपना असली रंग दिखाया। जायदाद, गहने, सब कुछ हड़प लिया। माँ और अनन्या उनके घर पर मेहमान नहीं, जैसे कैदी बन गए। मामी के ताने,
दिन रात की चिकचिक। अनन्या को नौकरानी जैसा काम कराया जाता। माँ ये सब देख नहीं पाई। एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वो भी चली गई। उस दिन अनन्या सच में अकेली हो गई। दादी को बहुत दिनों से शक था कि कुछ गलत है। एक रात उन्होंने सपना देखा। अनन्या रो रही थी, दादी से कह रही थी, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? सुबह होते ही दादी ने ठान लिया, आज ही जाना है। मामा बहाने बनाते रहे, लेकिन दादी नहीं मानी। जब वो वहां पहुंची तो जो देखा उससे उनका दिल कांप गया। अनन्या रो रही थी, मामी उस पर चिल्ला रही थी। दादी ने उसी पल फैसला कर लिया, इस बच्ची को यहां से निकालना होगा। लेकिन मामी ने कहा, बिना रिश्ते के इसे कहीं नहीं भेजेंगे। यही वो पल था जब दादी ने शादी का फैसला किया। आरव का नाम सबसे पहले दिमाग में आया। दादी के दोस्त का पोता, संभला हुआ, जिम्मेदार। आरव उस वक्त विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भी ये शादी आसान नहीं लगी। उम्र का फर्क, अनन्या की कम उम्र। लेकिन हालात ऐसे थे कि मना करने का रास्ता नहीं बचा। शादी हुई, बिना शोर, बिना धूम धड़ाका। तय ये हुआ कि विदाई कुछ साल बाद होगी। आरव ने भी अपने दिल पर पहरा बैठा लिया। उसने अनन्या को हमेशा एक बच्ची की तरह रखा। अलग कमरा, अलग दुनिया। अनन्या शुरू में कुछ समझती ही नहीं थी। उसे बस आरव का गुस्सा, उसकी सख्ती दिखाई देती थी। धीरे धीरे वो सब समझने लगी। उस आदमी ने कभी ऊंची आवाज में उससे बात नहीं की, कभी हाथ नहीं उठाया, और यहीं से अनन्या का दिल उसकी तरफ झुकने लगा। वो जानबूझकर उसे परेशान करती ताकि उसका ध्यान मिले, लेकिन आरव हमेशा दूरी बनाए रखता। उस दिन की याद आज भी अनन्या को शर्म से भर देती है। जब वो शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, ब्लाउज की जिप अटक गई थी। आरव मदद के लिए आया और वही पल उसकी जिंदगी का पहला एहसास बन गया। लेकिन उसी दिन आरव ने फैसला कर लिया, जब तक ये लड़की समझदार नहीं हो जाती, मैं खुद को रोकूंगा। उस फैसले ने दोनों को लंबे इंतजार में डाल दिया। फिर विदाई हुई। आरव अपने अपार्टमेंट में अनन्या को लेकर आया। वहां भी उसने वही दूरी रखी। धीरे धीरे अनन्या को अपनी अहमियत समझ आने लगी। आरव उसका ख्याल रखता, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देता। कभी माथे पर हल्का सा स्पर्श, कभी सिर पर हाथ। इतना ही अनन्या के लिए काफी था। वक्त गुजरता गया। अनन्या की पढ़ाई, आरव का काम, दोनों एक ही छत के नीचे, लेकिन अलग अलग दुनिया। फिर वो दिन आया जब अनन्या बालिग हो चुकी थी। अब उसके सवाल और गहरे थे। उसे पूरा रिश्ता चाहिए था, आधा नहीं। और आरव, अब उसका इंतजार खुद पर भारी पड़ने लगा था। विदाई के बाद की जिंदगी अनन्या के लिए बिल्कुल नई थी। बड़ा सा अपार्टमेंट, नई जगह, नई दिनचर्या। लेकिन हर सुबह वो एक ही चीज से खुश होती थी, आरव को अपने सामने देखकर। आरव सुबह जल्दी उठता, चुपचाप तैयार होता, कॉफी बनाता और फिर ऑफिस निकल जाता। अनन्या अक्सर दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती। मन करता था भागकर उसके सीने से लग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं होती। दिन भर वो अकेली रहती, किताबें, मोबाइल, बालकनी से बाहर का नज़ारा। शाम को बस उसी का इंतजार। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती, उसका दिल उछल जाता। आरव आते ही पूछता, सब ठीक है? और वो हर बार एक ही जवाब देती, हाँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो खालीपन उसे खाए जा रहा था। धीरे धीरे उसकी जिद बढ़ने लगी। कभी बिना बताए बाहर निकल जाती, कभी देर रात तक जागती रहती। आरव समझता था ये सब ध्यान खींचने के लिए है। एक दिन वो ऑफिस के पास आरव से मिलने पहुंच गई। आरव उसे देखकर चौंक गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, वो सीधे बोल गई। ऑफिस के लोग देख रहे थे। आरव ने उसे गाड़ी में बिठाया और चुपचाप घर ले आया। ये सही नहीं है, उसने सख्त आवाज में कहा। अनन्या रो पड़ी। तो फिर मुझे अपने पास क्यों रखते हो? ये सवाल आरव को चुप करा गया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास हो रहा था कि अनन्या अब वो बच्ची नहीं रही जिसे वो बहाने दे सके। वो बड़ी हो चुकी थी, सोचने लगी थी, महसूस करने लगी थी। कुछ दिन बाद तेज बारिश का मौसम आया। अनन्या को बारिश बहुत पसंद थी। वो छत पर चली गई, बारिश में भीगती, हंसती, बच्चों की तरह। आरव ने देखा तो माथा पकड़ लिया। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। वो भी छत पर पहुंच गया। नीचे चलो, बीमार पड़ जाओगी। नहीं, वो मुस्कुराई। आप भी आओ। पता नहीं क्यों आरव रुक नहीं पाया। दोनों बारिश में खड़े हो गए। ठंडी हवा, भीगी जमीन और वो दोनों। कुछ ही देर में अनन्या छींकने लगी। आरव ने उसे अपने पास खींच लिया। चलो नीचे।
कमरे में आकर उसने तौलिए से उसे सुखाया। डांटते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। कितनी बार समझाया है, बस भी करो, अनन्या बोली। इतना ख्याल भी क्यों रखते हो? ये बात सीधे आरव के दिल में लगी। क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, वो धीरे से बोला। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उस रात आरव ने बहुत कुछ समझ लिया कि ये रिश्ता अब और इंतजार नहीं चाहता, लेकिन फिर भी डर था। उसे डर था कि कहीं वो अनन्या को तकलीफ न पहुंचा दे। कुछ हफ्तों बाद अनन्या का जन्मदिन आया। 18 साल पूरे। आरव ने उसके लिए एक मोबाइल खरीदा। छोटा सा तोहफा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी खुशी। अब तुम बिल्कुल बड़ी हो गई हो, आरव ने कहा। अनन्या मुस्कुराई। तो अब आप मुझे छोटी नहीं कहेंगे? आरव कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में कुछ बदला बदला सा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों के बीच खामोशी कम और समझ बढ़ने लगी थी। लेकिन अभी असली मोड़ आना बाकी था। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही शांत थी। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, मोबाइल हाथ में, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं देख रही थी। उसका मन आज बहुत बेचैन था। बार बार आरव की बातें याद आ रही थी, उसकी नजरें, उसका ख्याल। उधर ड्राइंग रूम में आरव भी चैन से नहीं था। दिन भर ऑफिस में भी उसका ध्यान भटका रहा। उसे लग रहा था कि अब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। वो जानता था अनन्या अब बच्ची नहीं रही, और वो भी अब सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर दिल को रोक नहीं पा रहा था। रात के करीब 11 बजे बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। अनन्या थोड़ा घबरा गई। आरव, उसने हल्की आवाज में पुकारा। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। मोबाइल की टॉर्च जली। डर गई? आरव ने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही। आरव ने मोमबत्ती जला दी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, आप मुझसे दूर क्यों रहते हो? ये सवाल सीधे आरव के सीने में लगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो, वो बोला, लेकिन आपकी दूरी मुझे ज्यादा तकलीफ देती है। अनन्या की आवाज कांप गई। आरव ने गहरी सांस ली। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया। मैं डरता हूं, उसने सच कह दिया, खुद से, अपने जज्बातों से। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मुझे भी डरने दो आपके साथ, उसने कहा। ये सुनते ही आरव का संयम जैसे दरकने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ खींचा, लेकिन अनन्या ने और मजबूती से पकड़ लिया। अब मत भागिए, उसने फुसफुसाया। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई जिद नहीं थी, कोई बचपना नहीं था, सिर्फ भरोसा था। उसने धीरे से अनन्या के माथे पर हाथ रखा। अगर कभी लगा कि तुम तैयार नहीं हो तो बस बोल देना। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। मैं तैयार हूं, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। उस पल कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस दो दिल जो एक दूसरे को समझ रहे थे। मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, लेकिन कमरे में बस सुकून था। उस रात उनके रिश्ते को नाम नहीं दिया गया, बस स्वीकार किया गया। सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो उसने खुद को अजीब तरह से सुरक्षित महसूस किया। आरव पास ही बैठा था, चाय का कप हाथ में। सर दर्द तो नहीं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अनन्या शर्मा गई। नहीं, वो बोली। आरव ने उसके बालों को धीरे से संवारा। आज से हम एक दूसरे से भागेंगे नहीं, उसने कहा। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि ये रिश्ता अब सच में उसका है। दिन बीतने लगे, घर का माहौल बदल गया। अब आरव की सख्ती में नरमी थी और अनन्या की शरारतों में समझ। दोनों छोटी छोटी बातों पर हंसते, कभी बहस करते, लेकिन अब चुप्पी भारी नहीं लगती थी। एक शाम आरव ऑफिस से जल्दी लौटा। तैयार हो जाओ, उसने कहा। कहाँ? अनन्या ने पूछा। बस चलो। वो उसे पुराने शहर के एक छोटे से मंदिर ले गया, वहीं जहां आरव बचपन में माथा टेकने आता था। मैं यहाँ हर मुश्किल में आया हूँ, आरव बोला। आज भी कुछ मांगने? नहीं, वो मुस्कुराया। आज धन्यवाद देने। अनन्या ने चुपचाप उसके साथ माथा टेक दिया। उसे लगा कि उसका अतीत, उसका डर, सब पीछे छूट रहा है। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। कहीं दूर एक नया तूफान तैयार हो रहा था। जिंदगी कुछ दिनों तक शांत रही, जैसे समंदर थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। अनन्या अब ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। घर में उसकी हंसी गूंजने लगी थी। आरव को ऑफिस से लौटते वक्त घर जल्दी पहुंचने की जल्दी रहती। दोनों के बीच अब सवाल कम थे, समझ ज्यादा। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही थी। एक शाम आरव के ऑफिस में एक मीटिंग रखी गई।
नई डील, बड़ा प्रोजेक्ट। आरव को शहर से बाहर 2 दिन के लिए जाना था। जब उसने अनन्या को बताया तो उसका चेहरा उतर गया। आप जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। बस 2 दिन, आरव ने समझाया, जल्दी लौट आऊंगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन भारी हो गया। उसे अब अकेले रहना डराने लगा था। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। घर में स्टाफ है, फोन है, कुछ नहीं होगा। वो चला गया। पहली रात अनन्या ने ठीक से काट ली, लेकिन दूसरी सुबह एक अनजाना नाम उसके मोबाइल पर चमका। कॉल उठाते ही कठोर आवाज आई, मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूं। अनन्या का शरीर जैसे सुन पड़ गया। तुम्हें पता है, वो आगे बोला, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अनन्या की आवाज़ कांपने लगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब आपकी नहीं हूं। तू हमारी नहीं, वो हंसा, लेकिन हमारा खून है। और याद रख, उसकी आवाज़ में जहर था। आरव हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कॉल कट गई। अनन्या देर तक मोबाइल पकड़े बैठी रही। पुराने डर फिर से जिंदा हो गए। उसने आरव को फ़ोन किया, लेकिन वो मीटिंग में था। उस दिन अनन्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटी मालकिन, बाहर कोई मिलने आया है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? कह रहा है रिश्तेदार है। अनन्या की सांस अटक गई। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर गई। सामने मामा खड़ा था। वही घमंडी चेहरा, वही ठंडी आंखें। कैसी हो? उसने नकली मुस्कान से कहा। अनन्या पीछे हट गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी भांजी से मिलने, वो बोला। कानूनन अभी भी हमारा रिश्ता है। अनन्या ने कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन मामा ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। डरो मत, वो फुसफुसाया, बस बात करनी है। उसी वक्त अनन्या को आरव की बात याद आई। अगर कभी डर लगे तो आवाज़ देना। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, भैया। स्टाफ दौड़ पड़ा। मामा घबरा गया। अभी तो जा रहा हूं, वो दांत पीसते हुए बोला, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। वो चला गया। अनन्या फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद आरव का फोन आया। सब ठीक है? उसने पूछा। अनन्या ने सब बता दिया। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। मैं अभी लौट रहा हूं, आरव ने कहा। रात के 12 बजे वो घर पहुंचा। अनन्या दरवाजे के पास बैठी थी। उसे देखते ही उठकर उससे लिपट गई। डर गई थी। वो रो पड़ी। आरव ने उसे कसकर थाम लिया। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। उसकी आवाज़ में पहली बार गुस्सा था। अगले दिन आरव ने वकील से बात की। सारे कागजात, सारी हकीकत सामने रखी। अब से, अनन्या ने कहा, तुम्हारा अतीत कानूनन भी खत्म हो गया। अनन्या ने सुकून की सांस ली, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। उसे लग रहा था कि ये तूफान फिर लौटेगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, वो बोला, अब ये लड़ाई मेरी भी है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। मामा के जाने के बाद घर फिर से शांत तो हो गया, लेकिन अनन्या के मन में हलचल चलती रही। हर आहट पर वो चौंक जाती। दरवाजे की घंटी, मोबाइल की आवाज़, यहाँ तक कि हवा की सरसराहट भी उसे डरा देती। आरव ये सब चुपचाप देख रहा था। वो समझ गया था कि ये डर एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। उसने फैसला किया कि अब सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा। एक सुबह आरव ने अनन्या से कहा, तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? अनन्या ने पूछा। कोर्ट, उसने सीधे कहा। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। फिर से वो सब याद आएगा? उसने डरते हुए कहा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। आज याद करने के लिए नहीं, आज सब खत्म करने के लिए। कोर्ट का माहौल अनन्या के लिए अजनबी था। काले कोट, फाइलों का ढेर, सख्त चेहरे। मामा भी वहां था। उसकी आंखों में पुराना घमंड, पुरानी नफरत। देख लिया? उसने अनन्या से बोला। इतनी दूर आ गई हमसे लड़ने। अनन्या कुछ नहीं बोली। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे बड़ा अब हौसला था। वकील ने एक एक बात जज के सामने रखी। माँ की मौत, जायदाद की सच्चाई, मामा की ज्यादतियां। हर शब्द अनन्या के सीने पर पत्थर की तरह पड़ रहा था, लेकिन वो बैठी रही, चुप, मजबूत। जब जज ने अनन्या से पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहती हैं, पूरा कोर्ट खामोश हो गया। अनन्या खड़ी हुई। उसकी आवाज़ पहले कांपी, फिर संभल गई। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अब डरना नहीं चाहती। मैंने बहुत साल डर में जिए हैं। आज मैं यहाँ खुद के लिए खड़ी हूँ। आरव की आंखें भर आईं। उसे गर्व हो रहा था। मामा का चेहरा फीका पड़ गया।
कुछ देर बाद जज ने फैसला सुनाया। अनन्या की सारी कानूनी जिम्मेदारी आरव को मिली। मामा के सारे दावे खारिज कर दिए गए। कोर्ट से बाहर निकलते ही अनन्या की टांगें कांपने लगी। आरव ने उसे थाम लिया। खत्म हो गया, वो बोला। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि वो खुली हवा में सांस ले पा रही है। लेकिन मामा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद अचानक आरव के ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। किसी ने झूठी शिकायत डाल दी थी। टैक्स, धोखाधड़ी, बेईमानी, सब बेबुनियाद। आरव समझ गया ये किसकी चाल है। उसने शांत दिमाग से सब संभाला। कागज दिखाए, सबूत दिए, जांच बैठी। कुछ दिन बहुत भारी थे। अनन्या हर रात चुपचाप आरव को देखती। अगर आपकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, उसने एक रात कहा, तो आरव ने उसकी बात बीच में काट दी। अब ये मत कहना कि तुम चली जाओगी। ये लड़ाई हम दोनों की है। जांच का नतीजा आया। आरव पूरी तरह बरी हो गया। उल्टा मामा पर ही केस दर्ज हो गया। उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। उस दिन आरव ने एक और बड़ा फैसला लिया। हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, उसने अनन्या से कहा। क्यों? उसने पूछा। नई शुरुआत के लिए, आरव बोला, पुरानी यादों से दूर। नई सिटी, नया घर, छोटा सा लेकिन सुकून भरा। अनन्या ने खुद से पहली बार घर सजाया। पर्दे, पौधे, दीवारों पर छोटी छोटी तस्वीरें। आरव उसे देखता और मुस्कुराता। एक शाम अनन्या ने कहा, मैं पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हूँ। आरव ने बिना सोचे कहा, कल ही एडमिशन करवाते हैं। उस पल अनन्या की आंखों में जो खुशी थी वो शब्दों में नहीं थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब सच में उसकी हो रही है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। नई सिटी की सुबह कुछ अलग होती है। यहाँ हवा में पुरानी यादों का बोझ नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ने की खुशबू थी। अनन्या रोज सुबह खिड़की खोलती, धूप को अंदर आने देती और गहरी सांस लेती। उसे अब डर नहीं लगता था। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। हल्का सा डर, थोड़ी घबराहट, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह। आरव ने उसे कॉलेज के गेट तक छोड़ा। डर लगे तो फोन करना, उसने आदत के मुताबिक कहा। अनन्या मुस्कुरा दी। अब नहीं लगेगा, उसने भरोसे से कहा। आरव ने उसे जाते हुए देखा। आज उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अनन्या सच में बड़ी हो गई है। दिन बदलने लगे। अनन्या पढ़ाई में मन लगाने लगी। नई दोस्त, नई बातें, नई दुनिया। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वो खुद की पहचान बना रही थी। शाम को जब वो घर लौटती तो आरव उसके लिए चाय बना देता। दोनों बालकनी में बैठते, दिन भर की बातें करते, कभी हंसी, कभी बहस, कभी खामोशी। लेकिन अब खामोशी भी सुकून देती थी। एक दिन अनन्या ने डायरी लिखना शुरू किया। अपने डर, अपने सपने, अपनी जीत। उस डायरी का आखिरी पन्ना वो हमेशा खाली छोड़ देती। ये क्यों? एक दिन आरव ने पूछा। अनन्या मुस्कुरा दी। क्योंकि अंत अभी लिखा नहीं है। आरव को उसकी ये बात बहुत पसंद आई। कुछ महीनों बाद एक चिट्ठी आई, कोर्ट से। मामा को सजा हो चुकी थी, केस बंद। अनन्या ने वो चिट्ठी चुपचाप दराज में रख दी। अब उसे उस अतीत को बार बार खोलने की जरूरत नहीं थी। वो पन्ना खुद ब खुद बंद हो चुका था। एक शाम आरव घर आया तो अनन्या किचन में नहीं थी। बालकनी में हल्की हल्की लाइटें जली थीं। टेबल पर 2 कप चाय और एक छोटा सा डिब्बा। आरव चौंका। ये क्या है? अनन्या सामने आई। आज मेरी तरफ से एक सवाल है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव ने डिब्बा खोला। अंदर एक साधारण सी अंगूठी थी। अनन्या बोली, शादी हमने मजबूरी में की थी, लेकिन अब? उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। अब मैं चाहती हूं कि आप मुझसे फिर से शादी करें, अपनी मर्जी से। आरव की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अनन्या को अपने पास खींच लिया। हाँ, उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। 1000 बार हाँ। कुछ महीनों बाद छोटी सी शादी हुई। कोई दिखावा नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस 2 लोग, कुछ अपने और सच्चा प्यार। अनन्या लाल साड़ी में बहुत सादगी से खूबसूरत लग रही थी। आरव की नज़र उससे हटी ही नहीं। डर तो नहीं लग रहा? उसने मजाक में पूछा। अनन्या हंस पड़ी। अब नहीं, वो बोली, अब तो घर जैसा लग रहा है। शादी के बाद जिंदगी और भी आसान हो गई। अनन्या ने पढ़ाई पूरी की,
नौकरी भी मिलने वाली थी। एक दिन उसने आरव से कहा, मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, उन लड़कियों की जो डर में जी रही हैं। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम साथ करेंगे, वो बोला। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया। नाम रखा नई सुबह, जहां हर लड़की को ये बताया जाता था कि डर के बाद भी जिंदगी होती है। एक शाम अनन्या अपनी डायरी फिर से खोलती है। आखिरी पन्ने पर आज वो लिखती है, मेरी कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हिम्मत से हुई। आरव पीछे से आता है, उसके कंधे पर ठुड्डी टिकाता है। क्या लिख रही हो? वो पूछता है। अनन्या मुस्कुराकर कहती है, हमारी कहानी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाती है और अंदर दो दिल सुकून से एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि जब कोई डर से निकलकर प्यार चुनता है तो वही असली जीत होती है। समाप्त।